गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक स्टोरी। मैं आप सबकी शालीम आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैंने जो मेरी पहली लाइन होती है, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मतलब जो लोग भी सुन रहे हो तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे वीडियो को और ज़्यादा अप्रिशिएट करें और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी से मुझे अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए मैं भी अपना प्यार दिखाती हूँ स्टोरी में। तो आप सबको पता ही है कि मैंने स्टोरी कल मतलब मुकद्दर के सिकंदर में क्या पोस्ट की थी। कल मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी पोस्ट की थी और मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं एक्चुअली कल ना भूल गई थी स्टोरी रिकॉर्ड करना। आपको सीरियसली यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी होता है। मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना, तो मतलब ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी होता है। कल मैं थोड़ा सा लिटिल बिट परेशान थी, तो इसलिए शायद मैं भूल गई थी। तो आज मैं परेशान नहीं हूँ, मतलब आज मैं पूरा 100% अपना स्टोरी में डालूंगी। वैसे भी मैं डालती हूँ चाहे मूड कैसा भी हो। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए आपको सुनाते हैं स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में तो नहीं दूंगी, जाके पीछे सुन लीजिएगा कि प्रीवियस पार्ट में क्या था। तो ये हो गई हमारी बातें, और आप सबकी भी दुख तकलीफ जो भी होगा, अच्छा बुरा, जो भी स्टोरी में लगेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर ना भूलें। और बस इतना ही। तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। बताते हैं कि सानिया चुपचाप खड़ी होती है। वो कुछ भी कुछ भी नहीं बोल रही होती है कि अगर कोई उसको कह रहा है कुछ तो मुझे रुको, थोड़ा सा बैक आंसर, या मुझे कुछ तो बोलना चाहिए। घर वाले बड़े उम्मीद से उसके तरफ अपनी नज़रों को रखे हुए सोच रहे होते कि अब तो कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कहेगी, मगर वो कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप लगा के रखती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। जब शानिया चुपचाप सबकी सुने जा रही होती है, उसकी माँ यसी जी बोलती हैं कि बेटा तू बोल क्यों नहीं रही, हाँ तू इतनी चुप क्यों है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो कहती है कि माँ मैं, तो कहती है कि क्या माँ, इनको बताना कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है, और ये है कौन लोग। तो जो कंगना के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि भाभी जी आपने मुझे नहीं पहचाना। कैसे पहचानूंगे, ये जब तक आपकी शादी हुई थी तब तक आपको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, मैं कंगना का फादर हूँ। और वर्धन का फ्रेंड, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो मेरे साथ ही हुई थी। वो जब बोल रहा होता है ना तो उसके बातों में एरोगेंसी दिख रही होती है, एटीट्यूड दिख रहा होता है, और कहता है कि अब मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तो वो हंस के जवाब देती है कि क्या पागल हो गए हो तुम, और कंगना के फादर तो कब के मर चुके हैं, और वो तो मेरी फ्रेंड शालू से शादी उसकी हुई है, तो तुम कहाँ से आ गए। तो कहते कि आप इतनी भोली हैं, मुझे पता नहीं था। और शनि कुछ बोल ही नहीं रही होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। ऐसे कैसे कि कुछ बोल नहीं रही होती है, वहां पे जैस्मिन और उसकी पूरी फैमिली खड़ी होती है, और एक तरह से सारे लोग उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहे होते हैं। वो एक टक बस कंगना की तरफ देख रही होती है। कंगना की आंखों में पछतावा होता है, उसकी आंखों में दुख होता है, और वो अपने दुख को बता नहीं पा रही होती है। कंगना अगर बता भी दे तो सनी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि सनी ने कंगना को काफी दफा समझाया होता है, और उसको समझाने के साथ साथ कोशिश की होती है कि कंगना समझ जाए और बातों को भूल जाए। बीते हुए वक्त में उसने जो भी उसके साथ हुआ होता है उसको सच और झूठ नहीं पता होता है, मगर जो आने वाला जो कल होता है उसके एक छोटे से कदम से सारी चीजें तबाह हो चुकी होती हैं। उसके फादर, उसके दादा दादी, अंश, अंशु, जैस्मिन,
मनीषा, सबको कुछ न कुछ एक वजह मिल चुकी होती है, कुछ न कुछ कहानी हो चुकी होती है। वो अब भूल के भी कुछ समझा नहीं पा रही होती है, या समझने के लिए कुछ होता ही नहीं है। अब वो समझाएगी क्या? अभी तो वो खुद ही समझ रही होती है। वो बस उसकी एक गलती होती है कि वो बिना जाने समझे, दोनों तरफ की सच्चाई बिना समझे, वो इस कहानी को बस अपने तरीके से लेके गई होती है। अब उस कहानी का अंजाम भी तो उसको झेलना पड़ेगा ना। जो शाश्वत मतलब जो कंगना होती है, वो तो बस इतना जानती है कि उसको बदला लेना है, ये वो वगैरह वगैरह। मगर रियलिटी में सच क्या है उसने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की होती है। एक एंट्री अपन करेंगे, मतलब एंट्री बताएंगे। जो आशिका होती है, जो राहुल की फ्रेंड, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सुना था, आप सबको याद होगा। आशिका होती है, जो राहुल होता है वो उसके जगह पे उसकी जगह लेके रखता है। किसी को पता नहीं होता है कि सान्या शाश्वत, मतलब जो भी वो यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल है, किसी को पता नहीं होता है। उसके जगह पे राहुल होता है। तो जो उसके फ्रेंड होते हैं, उसमें अनुराग और आशिका, ये दोनों लोग उसके घर पे एंट्री लेते हैं। वो दोनों आते हैं तो वो हक्का बक्का रहते हैं कि ये क्या घर पे कौन है इसके, क्योंकि उनको बहुत बाद में उसकी सच्चाई पता चली होती है कि शानिया बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से है। और जब उसकी शादी में सब उसके फ्रेंड्स आए होते हैं, तो उस वक्त उन सब ने देखा होता है उनके चकाचौंध की दुनिया, कि वो कितनी बड़ी फैमिली से है। कभी उसने हॉस्टल में या कभी कॉलेज में दिखाया नहीं, मगर अब ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको तब समझ आया होता है कि आखिर में उसकी हैसियत क्या है। जब आशिका अनुराग जब आते हैं तो उनके हाथों में एक फाइल होती है। जब वो एक फाइल होती है तो सानिया जो होती है वो अभी तो चुप थी, अभी किसी के सवालों का जवाब कुछ नहीं दे रही होती है। अब बातें बनने लगती हैं। जो आशीष और सीमा जी होती हैं, मुझे पता ही था कुछ तो भाई साहब की बेटी एक दिन ऐसा करेगी जिससे सब परेशान हो जाएंगे। देखो बहुत नाज था इस पे, और आज ये क्या की है, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दी है। जो आशीष होता कहते कि चुप रहो सीमा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों चुप रहो? आज तो अपनी भतीजी को चुप नहीं करा रहे, ना उसको बोलने को बोल रहे। वो चुपचाप ऐसे बुत बन के खड़ी हुई है, बोलो ना उसको। जब वो ये बोल रहा होता है, बोल रही होती है, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। वो कहती है कि ठीक है, मेरा बोलना इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो मैं रखती हूँ। तो कहते क्या रखती हूँ? अपनी इज्जत और अपना शान और अपना जबान चुप रखती हूँ। तो कहते बेहतरी उसी में है। तब अनुराग आशिका आके बोलते हैं कि सानिया, ये तुमने डेविड से जो फाइल मांगी थी, ये वो फाइल है जो तुमने बहुत टाइम पहले पता लगाने के लिए बोला था। तो कहते कि थैंक यू गाइस, तुम लोग टाइम पे आ गए। तो अब वो बड़े मतलब चौड़ में आके सानिया अब अपने जो पॉकेट में हाथ को रखा होता है, वो उसको अब निकालती है, उस फाइल को लेती है। और सानिया जो होती है ना, कंगना के फादर की तरफ नहीं जाती है, वो कंगना की तरफ जाती है। तो कहती है कि मिस कंगना, सॉरी, मिसेस कंगना यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल, आप ये देखने की कष्ट तो उठाएंगी नहीं। आप ये देखिए, आप, मैं आपको आपके आंखों से जो पट्टी पड़ा हुआ था मैं वो उठाती हूँ। तो वो फाइल देती है, कहती देखो। फाइल देने के बाद कहती कि
तो हाँ अंकल, आप क्या कह रहे थे? इधर जितने पेज कंगना पलट रही होती है, उतना पेज ना वो उसकी आंखें चौड़ी हुई जा रही होती हैं, घबराहट, उसके माथे से पसीने आए जा रहे होते हैं। अब वो सोच में पड़ जाते कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। अब उनके पास खड़े होके आके बोलती है कि अंकल, आपने मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। पता है, मैं ऐसे ही सान्या अग्रवाल नहीं हूँ। मैं अपने टैलेंट, अपने हुनर के दम पे हूँ। और आपको पता है, आपने जो जाल बिछाया था, आपने जो कहा, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि आप सच बोल रहे हो, आपकी चीजें सच है। जैसे जैसे मुझे सबूत मिलते गए, वैसे लग रहा था नहीं, आपके साथ गलत हुआ है, आप पछतावे में हो। या मैं आपको इस तरह से देख के पछतावे में थी कि शायद आपके साथ ये गलत हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है आपको। मगर जैसे जैसे मैं सच के करीब पहुंचती गई तो मुझे सच्चाई पता चली कि आखिर में सच है क्या, कैसा सच है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि सच के पीछे झूठ है। तो फिर मैंने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। उसने आपके बारे में खोजना स्टार्ट किया। जहां आपका घर है, वहां से मुझे पता चला कि आप एक नंबर के फ्रॉड हो। और मेरे साथ आपने बाकायदा पापा के साथ कंपनी स्टार्ट की थी। माना कि उसमें आपने ईमानदारी दिखाई थी, मगर जिस गलती के जिम्मेदार आप मेरे डैड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो मेरे डैड नहीं है। ठीक है। उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि चाचू ने किया है। फिर मुझे लगा कि चाचू पर क्यों करेंगे, चाचू ने तो हमेशा पापा की मदद की है। तो कौन है कि जो इस झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊं सबको। फिर मैंने सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जब तक आपकी बात साबित नहीं होती कि आप कितने सच्चे हो, तब तक आप सच्चे नहीं माने जाते। उसके लिए सबूत की जरूरत होती है। तो मैं वो सबूत जुटाने में जुट गई। आपकी बेटी, ये कंगना, ये अपना काम करने में जुट गई। इसको लगा कि ये जो कर रही है किसी को खबर नहीं है, किसी की नजर नहीं है। 24 घंटे मुझे और मेरी टीम को इस पे नजर रखने के लिए मैंने तैनात कर दिया। ये जहां भी जाती, जो भी करती, मुझे सब पता चलता था। और पता है, मुझे इस बात की खुशी भी है और दुख भी है कि मैंने इस जैसी लड़की को अपने घर में लाके रखा और इससे शादी भी की। अग्रवाल फैमिली का सरनेम मिला। ये मेरे भाई से चाहती थी शादी करना, मगर मैं जब मेरे को पता चला ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी शादी अपने भाई से होने नहीं दूंगी। इसकी आंखों में मेरे भाई के लिए सच्चाई नजर आती ही नहीं थी मुझे। कैसे मान लो कि ये मेरे भाई से प्यार करती है? हो ही नहीं सकता। और ये, इसको लगा कि इसको खबर ही नहीं है, मतलब कोई जानता ही नहीं है। ये अपने उड़ान में एकदम ऊपर उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई। मैंने सोच लिया था कि बेटा उड़ लो, धरती पे ही आके शांति मिलेगी।
और जब तुम्हें शांति मिलेगी वो तुम्हारी शांति मैं छीन लूंगी। अभी तक आप बोल रहे थे ना कि आपकी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। मेरे डैड को आप बोले जा रहे थे ना, अभी बोले जा रहे थे आप। अब बोलिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ तक मेरे डैड की गलती की बात आप कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि डैड से कुछ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई है। उनको पूरी बात जाननी थी, समझनी थी, फिर जाके निर्णय लेना था। मगर वो जल्दी-जल्दी में उस वक़्त वो कुछ सोच नहीं पाए, उनको समझ नहीं आया। उस बात के लिए वो हमेशा पछतावा करते हैं। मगर जिस इंसान ने जो किया, उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? वेट, मैं वो भी बताती हूँ। जिनके यहाँ राहुल पला है, जिन काका ने इसको पाला है, याद तो होगा ना वो काका, कि नहीं याद है? अरे राम मोहन अंकल जो रहते हैं, जो आपके छोटे भाई हुआ करते थे। याद आया कुछ? जिसने आपके बेटे के ज़हन में ज़हर भरा हमारे फैमिली के खिलाफ। ये सारा किया कराया ये आपका भाई का है। अब पूछेंगे क्यों और कैसे? वो भी मैं बता देती हूँ। जब आप पापा के साथ ये डील करने में जुटे थे, वो आप सबका डील का जो भी डिटेल था लीक करने में जुटे हुए थे। उन्होंने एक गलतफ़हमी फैला दी। डैड ने बोला कि ये असाइनमेंट जो है आपसे जाके कंफर्म किया जाए, और उन्होंने जाके बोल दिया कि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। इसलिए उन्होंने साइन ही नहीं किया। वहां से उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन की पापा के नाम पे, और आप दोनों को लड़ा दिया। आपसे आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका इंसाफ एंड आपका फैमिली, आपका कंपनी में जो भी शेयर्स थे, उन्होंने छीने, ना कि मेरे डैड ने। और आप कहीं से भी आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि मेरे डैड पे आप उंगली उठाओ। जब वो बोल रही होती है ना, तो आंखों में आंखें मिला के और बड़े गुस्से से बोल रही होती है। और उसके बाद जब वो टर्न होती है, तब कंगना के पास जाती है। कंगना, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हें तो लगा कि मैं शायद ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल ऐसे तो नहीं हूँ ना। मुझे लोगों की हरकतों पे हमेशा नजर होती है। और थैंक यू, जब तुम मुझे कॉलेज में मिली थी तो तुम्हारे आंखों में मुझे एक ऑनेस्टी, एक मतलब होता ना मासूमियत दिखती थी। मगर तुम दोबारा जब मुझसे मिली तो तुम्हारे आंखों में मुझे झूठ, फरेब, धोखा दिखता था। वो सच्चाई, वो मासूमियत तुम्हारे आंखों में नहीं दिखती थी मुझे। अब कंगना चुप रहती है। अब वो रोने लगती है। कहती है, सनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। कहती है, सुनने के लिए अब रह क्या गया है कंगना? कुछ रह गया है? अब आप बताइए अंकल, आपके साथ क्या किया जाए? और आपके साथ ये आपके बच्चों का? और मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, इसी दिन का, इसी वक्त का। और मुझे लगता है कि जब आपकी सच्चाई आपके पास पहुंच गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ रुकना चाहिए और बेइज्जत होने के लिए। तो वो हंसते हुए बोल रही होती है। मनीषा को काफी खुशी होती है, काफी ज्यादा खुशी होती है। अब वो जो सीन हुआ होता है कि अ, जब सब कुछ पता चल चुका, तो और रही बात
मेरी कंपनी पे हावी होने की बात, तो जो आप फाइल दिखा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपकी बेटी ने आपको नहीं बताया, कंपनी मेरे नाम पे नहीं है। ये जो घर है, ये घर मेरे नाम पे है, ठीक है। अकाउंट्स मेरे नाम पे है। कंपनी अभी भी डैड के नाम पे है, और जब तक उनका साइन ना हो जाए और फिर दादा का साइन ना हो जाए, तब तक आप मेरी कंपनी पे हावी नहीं हो सकते। आप उसको हासिल नहीं कर सकते। और ये डिवाइडेशन इसीलिए था कि कभी भी कुछ धोखे से कुछ गड़बड़ हो तो ये सारी चीजें ना हो। जब मुझसे डैड ने जब पूछा था कि ये तुम क्यों 3 भाग में इस चीज को बांटे जा रही हो, तो मैंने डैड को नहीं बताया था। उम्मीद है डैड आपको समझ आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो वो सर हिलाते हैं, हाँ बेटा। और मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ, इनका बेटा भी मैं हूँ और बेटी भी मैं। तो मेरा पूरा फर्ज और मेरा दायित्व है कि मैं अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपनी फैमिली को कोई भी तकलीफ ना होने दो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और आशिका अनुराग को थैंक यू बोल देगा, देखिए थैंक यू गाइस, तुम लोग टाइम पे आ गए, वरना मैं शायद समझा ही नहीं पाती अपनी फैमिली को और इन अंकल को। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है? क्योंकि कहते कि चलो तुम लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। कहती ठीक है। वो लोग, अनुराग चले जाता है और आशिका भी चली जाती है। तब जाके अब उनके होश तो उड़ चुके होते हैं, उनके पैरों से जमीन खींच चुकी होती है सान्या। अब उनके पास बचा क्या? उनके पास कुछ बचा ही नहीं। और कहते कि हाँ, इस घर में आप जो बोल रहे हो कि मुझे इस घर से या मेरी फैमिली को निकल जाना चाहिए, तो एक और चीज बताती हूँ। शायद तुम्हें याद होगा कंगना कि मैंने तुमसे एक फाइल साइन कराई थी। याद होगा ना? कि नहीं याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने एक फाइल साइन की है। उस फाइल में ये लिखा है कि कंगना के पास जो भी रहेगा उसमें आधा हिस्सा सान्या को मिलेगा। तुमने वो कागज तो पढ़ा था है ना, कि नहीं पढ़ा था? लॉयर हो के यार तुमसे इतनी गलती कैसे हो सकती है कंगना? तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे किसी तरह से कुछ भी छीन नहीं सकते। और वेट, मैं एक और चीज दिखाती हूँ। ये जो पैसे हैं ना, मैंने तुम्हारे मॉम के कुछ पैसे चुकाए थे। अब मैं मानहानि का दावा करूंगी तुम पे और तुम्हारे इस भाई और पिताजी पे, और तुम वो सारे पैसे चुकाओगे। और तुम और बेइज्जती नहीं चाहती, मैं तुम्हारी बेइज्जती और करूं, निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हारी आंखों की पट्टी अब खुल चुकी होगी कि तुम्हारे राम मोहन अंकल ने जो भी किया था, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया था, ना ही मेरे चाचू ने। माना मेरे चाचू का कुछ ना कुछ चलता रहता है इधर उधर, मगर मुझे जब डाउट आया था तो मैंने सब कुछ चेक कराया था। और जाओ हिसाब करो अपने चाचू से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। निकलो यहाँ से। और वो वहां से बोल के चली जाती है। मनीषा हंस रही होती है, उसके चेहरे पे अजीब सी शांति और मतलब होता है ना कि खतरनाक सी स्माइल होती है। बस कंगना रोए जा रही होती है, सबकी तरफ वो उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है, कोई कुछ कहता नहीं है। दादा चले जाते हैं, उसके माँ पापा सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके चेहरे पे, जो कंगना के फादर होते हैं ना, ऐसा धूल जमा होता है, ऐसा ऐसा धूल जमा होता है कि वो हाथ मलते रह जाते हैं कि ये कैसे और कब हो गया।
और राम मोहन ने ऐसा क्यों किया? अब उनके दिमाग में ये चलने लगता है। अब वो ये सारी चीज़ों को कैसे सॉर्ट करेंगे, उनको अब ये दिमाग में आने लगता है कि यार ये हुआ कैसे? और राम मोहन को अगर मुझसे प्रॉब्लम थी तो उसने मुझसे बोला क्यों नहीं? और ये लड़की क्या कहे जा रही है? वहां पे संध्या जी खड़ी होती हैं और जब राहुल आता है कंगना का हाथ पकड़ के जाने लगता है लेके, कहता है कि चलो दीदी। तो वो जा ही रहा होता है तो पीछे से आवाज संध्या जी देती हैं कि रुको। वो आती हैं और कंगना का हाथ अपने हाथों में थामती हैं। कहती हैं कि बेटा, तुमसे मैं तजुर्बे में भी बड़ी हूँ और उम्र में भी। मैंने लोगों को देखा है पैसे धन दौलत के लिए एक दूसरे को मारते मिटाते हुए, मगर तुम्हारे आने से मैंने सानिया में बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे बदलाव देखे। उम्मीद आया कि जो सनी ने अपने जिंदगी में जो कष्ट सहे हैं, जो दुख सहे हैं, तुम्हारे आने के बाद उसके लाइफ में ये सारी चीजें सुधर जाएंगी। वो एक हंसी खुशी जिंदगी बिता पाएगी। जब मुझे पता चला था कि वो तुमसे शादी की है, या पूरे घर वालों को पता था कि उसे एक लड़की पसंद है, तो सबको मतलब होने का कोई वजह नहीं मिला, क्योंकि वो उसका पसंद था, उसकी चॉइस थी। इसलिए उसने आज तक जो भी किया है, जितना भी किया है, खुद को छोड़ के, जो उसकी फैमिली में है, जो दूसरों की खुशी होती है, उसने उन सब के लिए किया है। पहली बार मैंने तुम्हारे साथ उसको खुश होते हुए देखा था। और अगर तुम ये शादी तोड़ के जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर जब तुमने ये शादी निभाने के लिए बोला था तो मुझे एक उम्मीद दिखी थी कि सानिया अब फिर से पहले जैसे हो पाएगी। सानिया के मन में जो नफरत है अब वो मिट जाएगी। वो खुद से नफरत करती है या दुनिया से नफरत करती है, आज तक उस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला। मगर तुम्हारे रहने से एक उम्मीद थी कि वो मान जाएगी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, वो खुश होगी, उसके चेहरे पे भी खुशी आएगी। अगर तुम इस तरह से चली गई तो तुम शायद अपनी गलती का पछतावा करना चाहती हो, वो कभी ना कर पाओ। अगर मेरी बात मानो तो इस चौखट को लांघने से पहले एक बार सोच लो। राहुल खींचते हुए जा ही रहा होता है जब चौखट आती है, तो चौखट पे जाते जाते राहुल का हाथ वो छुड़ा देती है। राहुल से कहती है, राहुल पापा, अब मेरी शादी हो गई है। उसके अंदर ना, उसके दिल में कुछ चुभन सी होती है, कुछ दुख रहा होता है, कुछ दर्द हो रहा होता है। वो अपने दर्द को समझा नहीं पा रही होती है कि क्यों दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे, क्यों हो रही है, क्या फर्क है। दादी की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और कहती कि मैं नहीं जा सकती अपने पिता और भाई से। मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहती। मैं अपनी शादी को एक मौका देना चाहती, सच्चे दिल से देना चाहती। शायद मैंने वो पूरी कोशिश नहीं की अपनी शादी को निभाने का। पर बेटा, तुम यहाँ पे रुकी तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। और सानिया तो तुमसे नफरत करती है, वो तुम्हारे बारे में तो पहले से सब कुछ जानती थी। तो कहती है कि पापा, बात वही है ना कि उसको सब पता था फिर भी उसने कुछ नहीं कहा।
क्यों नहीं कहा? वो पहले चाहे तो पहले ही मुझे निकाल सकती थी, मगर फिर भी उसने नहीं किया। बस पापा मुझे कुछ वक्त रहने दीजिए। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद अपने आप चली आऊंगी। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। राहुल और उसके फादर वहां से चले जाते हैं और अब गाड़ी में बैठते हैं, वहां से निकल जाते हैं। अब उसके फादर के दिमाग में राम मोहन अंकल चलने लगते हैं कि राम मोहन ने ऐसा क्यों किया, वो तो मेरा भाई है। उसने बीते हुए जिंदगी में जो भी किया हो उससे उसको पछतावा होता है, दुख होता है, मगर जो उसके भाई ने किया होता है, अब उसके फादर को तकलीफ हो रही होती है कि उसके भाई ने ही ऐसा किया। पर क्यों? क्यों किया ऐसा? अब उस सवाल के खोज में वो दोनों निकल पड़ते हैं। कंगना वापस अपने रूम में जा रही होती है। जब उसको जाते हुए संध्या जी देखती हैं इसके कमरे में, तो उनको सुकून आता है कि शायद अब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मगर उसके कमरे में दाखिल होते हुए सान्या जो होती है पीछे टर्न होती है, कहती कि तुम अभी तक यहाँ हो? गजब की तुम्हारी हिम्मत है कंगना, कि तुम अभी भी मेरे घर में अभी भी रुकी हुई हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अब तुम क्या हासिल करना चाहती हो? ये घर, कंपनी या कुछ और? अब सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे से कुछ नहीं हासिल कर सकती। तो कहती कि कंगना बोलती है सान्या को, सनी मेरी बात तो सुनो। कहती क्या सुनूं? क्या सुनूं कंगना, बताओ। तुम कुछ बताना की कोशिश कर रही हो ना, बताओ बताओ, क्या क्या बताना चाहती हो? वो कहते कि बोलोगी अब? और वास उठाती है और जो वॉल होती है उस पे फेंक के मारती है। कहते कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कंगना, मैं बोल रही हूँ ना, बोलो। तो वो डर के मारे चुप ही रहती है और बस रोए जा रही होती है। सानिया उस कमरे से चली जाती है, नीचे जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और वो अपनी कंपनी की तरफ रुख मोड़ती है। और इधर कंगना बस रो रही होती है। कंगना को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ये क्या कर दिया। उसने सबकी नजरों में अपनी जो इज्जत बनाई होती है अचानक से उसने गिरा दिया होता है। तब तक मनीषा आती है उस कमरे में, कहती कि ये क्या हो गया कंगना? ओह सॉरी जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? मैंने बोला था ना कि शानिया एक दिन आपको इस घर से धक्के मार के निकालेगी। वो दिन आ गया है जेठानी जी, और आप बहुत जल्दी इस घर से उस दरवाजे के बाहर होंगी और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। आपको पता है, आपने मुझे कहा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा, और मुझे भी नहीं पता था यार कि इतनी जल्दी आ जाएगा, मुझे खुश होने का इतना जल्दी मौका मिल जाएगा। अब आपकी हालत देख के ना मुझे तरस आ रही है जेठानी जी। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? देखिए ना, कमरे का हाल, आपका हाल, कैसे हो गया ये? उसके गले पे नमक छिड़क के वो चली जाती है। कंगना चुप रहती है, बस वो सुन के चुप रह जाती है और वो रो रही होती है। सनी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने ये जो भी किया जानबूझ के नहीं किया।
मुझे लगा कि पापा के साथ नाइंसाफी हुई है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माना मैंने किया, मगर वो अनजाने में किया। तुम्हारी इस तरह की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पर क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी कही हुई बात मेरे कानों में गूंजती है। कहीं मैं अपने बनाए हुए रिश्ते ना खो दूं। आज मैं वो खोता हुआ देख रही हूँ। वहां से सान्या कोई भी नहीं होता है। कंगना अपने आप से बातें किए जा रही होती है और वो रोए जा रही होती है। अब वो किससे कहे अपना दर्द, क्योंकि ये दर्द का जो गड्ढा होता है उसने खुद खोदा होता है। उसमें किसी ने पैर, हाथ, मुंह, नाक किसी ने नहीं डाला होता है। साना गुस्से से भरी हुई अपने घर से निकल के जाती है। एक पार्क होता है, वहां पे जाके बैठती है। वहां पे जाके बैठती है चुपचाप। वहां पे सर्द हवाएं चल रही होती हैं और वो खामोश बैठी होती है। उसके आंखें खामोश होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो तूफान उसके दिल में उमड़ रहा हो कि साने तुमने कंगना के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो वो पसंद है ना? शायद तुम उससे नहीं 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 नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। जो मेरे फैमिली को, मेरे घर वालों को बर्बाद करना चाहे, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? नहीं, नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती। वो अपने आप को समझाए जा रही होती है। अपने आप से वो इस तरह से जूझ रही होती है जैसे कि सूखे पत्ते जैसे डाली में और कुछ वक्त हरे रहने की दुआएं करते हैं, वैसे ही सान्या भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है। जो अचानक से उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में जो लड़ाई चल रही होती है, वो खुद को कैसे समझाए। यूं अकेला देख के खुद को अचानक से बहुत बुरा फील हो रहा होता है उसको। वो ना रो पा रही होती, ना हंस पा रही होती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे बस ये कहना चाहूंगी कि मोहब्बत होती है ना, तो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। और शायद अब तो मुझे लग रहा है कि सनी को प्यार हो गया है, क्योंकि जो दर्द वो महसूस कर रही है ये तो प्यार में ही होता है। उसने कंगना को तकलीफ पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं की होती है, मगर उसका गुस्से, उसका इरिटेशन, उसका अपने आप से नाराज होना, इस तरह से कंगना ने जो भी अपने रिश्ते बनाए होते हैं अपने हाथों से उसने खुद खोए होते हैं। उसमें किसी का दोष या किसी का कहने पे कुछ नहीं हुआ होता है। मोहब्बत है, मोहब्बत को मोहब्बत की तरह ली जाए तो मोहब्बत अच्छी लगती है। मगर इन दोनों को तो पता ही नहीं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों का प्यार कैसे एक दूसरे से इकरार होता है। तो बने रहिए मेरे साथ स्टोरी में और मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।